बहुत समय पहले विक्रमपुर राज्य में राजा सत्यजीत का शासन था। वे न्यायप्रिय और बहादुर थे, इसलिए उनकी प्रजा उन्हें बहुत चाहती थी। राज्य में शांति और समृद्धि थी, क्योंकि राजा हमेशा जन कल्याण के लिए निर्णय लेते थे। उनकी पत्नी रानी सुमित्रा एक समझदार और धार्मिक महिला थी। राजा और रानी का प्रेम गहरा था और वे हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ निभाते थे। हालांकि उनके जीवन में सब कुछ था, धन दौलत, सम्मान, ऐशो आराम, लेकिन एक ऐसी चीज की कमी थी जो उनके दिल को हर रोज कचोट थी, और वो कमी थी संतान की। राजा और रानी का मन अपने महल में संतान की किलकारियां सुनने के लिए तरस रहा था, और इस पीड़ा के कारण वे प्राय उदास रहते थे। संतान प्राप्ति के लिए राजा और रानी ने हर संभव प्रयास किया। वे मंदिरों में गए, पूजा अर्चना की देश विदेश से पंडितों और तांत्रिकों को बुलवाया, विभिन्न यज्ञ और हवन संपन्न कराए, तपस्याएं की, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। रानी सुमित्रा दिन रात भगवान से यही प्रार्थना करती रही, परंतु समय बीतता गया और उनकी गोद सुनी ही रह गई। इस बीच राजा सत्यजीत को ये चिंता सताने लगी कि उनके बाद राज्य का वारिस कौन होगा, उनके बाद कौन इस विशाल राज्य की बागडोर संभालेगा। एक दिन राजा और रानी महल के बगीचे में बैठे हुए थे, तभी महल में एक महर्षि का आगमन हुआ। जब राजा को ये सूचना मिली तो उन्होंने तुरंत महर्षि का स्वागत किया और उन्हें पूरे सम्मान के साथ आसन ग्रहण कराया। ये महर्षि अग्नि अपनी कठोर तपस्या और महान सिद्धियों के लिए प्रसिद्ध थे। राजा सत्यजीत ने उनके चरणों में सिर झुकाकर अपनी व्यथा सुनाई और बोले, महर्षि, हमारे राज्य में सभी सुखी हैं, लेकिन मेरे और रानी के जीवन में दुख के बादल मंडरा रहे हैं। हमने संतान प्राप्ति के लिए हर संभव प्रयास किया, मगर अब तक कोई फल नहीं मिला। क्या हमारे भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा? महर्षि ने कुछ देर मौन रहकर राजा की बात ध्यान से सुनी, फिर अपनी आंखें बंद कर ध्यान में लीन हो गए। कुछ समय बाद उन्होंने आंखें खोली और राजा से कहा, महाराज, चिंता मत कीजिए, भगवान ने आपकी पुकार सुन ली है। अब वो समय आ गया है जब आपको संतान का सुख प्राप्त होगा, परंतु इसके लिए आपको एक विशेष महायज्ञ का आयोजन करना होगा। इस यज्ञ के प्रभाव से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। राजा ने महर्षि की बातों को ध्यान पूर्वक सुना और तुरंत यज्ञ की तैयारियों में जुट गए। उन्होंने पूरे नगर में संदेश भिजवाया जिससे सभी प्रजा इस महायज्ञ में सम्मिलित हो सके। फिर पूरे विधि विधान के साथ ये महायज्ञ संपन्न किया गया। यज्ञ की पवित्र अग्नि से उठने वाला धुआं मानो आकाश तक पहुंच रहा था। कुछ ही महीनों बाद रानी सुमित्रा ने एक सुंदर और तेजस्वी कन्या को जन्म दिया। जैसे ही ये शुभ समाचार पूरे राज्य में फैला, राजा और रानी के साथ साथ समस्त प्रजा भी हर्ष से झूम उठी। पूरे राज्य में उत्सव का माहौल बन गया। राजा ने पूरी प्रजा के लिए एक भव्य महाभोज का आयोजन किया। सड़कों पर डोल नगाड़े बजने लगे, मंदिरों में घंटियां गूंज उठी और हर घर में मिठाइयां बांटी जाने लगी। पूरे राज्य ने मिलकर इस खुशी का उत्सव मनाया। राजा और रानी अपनी नन्ही बिटिया को पाकर अपार आनंदित थे। राजकुमारी का नाम सितारा रखा गया और वो सचमुच उनकी आंखों का तारा बन गई। समय बीतने के साथ सितारा धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, उसकी सुंदरता और गुणों की चर्चा पूरे राज्य में फैलने लगी। वह केवल रूपवती ही नहीं बल्कि अत्यंत बुद्धिमान भी थी। उसकी मधुर वाणी और विनम्र स्वभाव ने सभी का मन मोह लिया था। राजा और रानी जब भी उसे देखते तो उनका हृदय अपार प्रसन्नता से भर जाता। वे हर दिन ईश्वर को धन्यवाद देते कि उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई और उनकी सबसे बड़ी इच्छा पूरी हो गई। परंतु कहते हैं कि जीवन में सुख के साथ साथ दुख भी आता है। एक दिन अचानक राजकुमारी की तबीयत खराब हो गई। शुरुआत में राजा सत्यजीत को लगा कि ये कोई साधारण बीमारी होगी, लेकिन धीरे धीरे सितारा की हालत बिगड़ती चली गई। राजा ने राज्य के सभी प्रसिद्ध वैद्य और हकीमों को बुलवाया। हर संभव इलाज किया गया, परंतु किसी भी औषधि का असर नहीं हो रहा था। दिन बदन राजकुमारी की स्थिति और भी गंभीर होती गई। राजा और रानी ये देखकर अत्यंत दुखी हो गए और स्वयं को असहाय महसूस करने लगे। राजा को डर सताने लगा कि कहीं उनके जीवन में फिर से अंधेरा न छा जाए और वे अपनी प्रिय पुत्री को खो ना दे। महल के सभी लोग राजकुमारी की बिगड़ती हालत को लेकर
गहरे चिंतन में डूबे हुए थे। हर दिन एक नई दवा दी जाती परंतु कोई असर नहीं दिख रहा था। राजा सत्यजीत रात दिन भगवान से प्रार्थना करते कि उनकी बेटी जल्द स्वस्थ हो जाए, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उनकी आशा धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी। उन्हें लगने लगा कि भगवान फिर से उनकी कठोर परीक्षा ले रहा है। इसी दौरान एक दिन राजमहल के दरवाजे पर एक अजनबी व्यक्ति आया। वो साधारण फटे पुराने कपड़ों में था और देखने में किसी देहाती जैसा प्रतीत हो रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। वो महल के पहरेदार से बार बार गुहार लगाने लगा, मुझे राजा सत्यजीत से मिलने दीजिए, मैं उनकी बेटी को ठीक कर सकता हूँ। उसकी साधारण वेशभूषा देखकर पहरेदार उसका उपहार करने लगे। एक पहरेदार हंसते हुए बोला, क्या तुमने अपनी हालत देखी? तुम जैसे फटे हाल व्यक्ति को राजा से मिलने की अनुमति कैसे दी जा सकती है? दूसरे पहरेदार ने ढाका लगाते हुए कहा, राजकुमारी को ठीक करना तो दूर, मुझे तो लगता है कि तुम्हें खुद ही किसी वैद्य की जरूरत है। परंतु वो व्यक्ति वही डटा रहा, उसकी आंखों की चमक अब भी वैसी ही थी। उसने फिर विनम्रता से कहा, मुझे सिर्फ एक बार से मिलने दीजिए, मैं राजकुमारी को ठीक कर सकता हूँ। आखिरकार पहरेदार ने उसे एक अवसर देने का निर्णय लिया। हालांकि रास्ते भर वे उसका मजाक उड़ाते रहे और आपस में ठहाके लगाते हुए उसका उपहास करते रहे। जैसे ही वो आदमी राजा के सामने पहुंचा, राजा उसकी हालत देखकर सोच में पड़ गया। राजा को शक हुआ कि क्या ये आदमी सच में राजकुमारी का इलाज कर सकेगा। गंभीर स्वर में राजा ने पूछा, तुम कौन हो और मेरी बेटी का इलाज कैसे करोगे? उस आदमी ने विनम्रता से जवाब दिया, महाराज, मैं दूर देश का एक वैद्य हूँ। मुझे आपके राज्य में राजकुमारी की गंभीर बीमारी के बारे में पता चला और मैं उसे ठीक करने की काबिलियत रखता हूँ। मुझे पता है कि मेरी हालत देखकर आपको मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, मैं आपकी बेटी को ठीक कर सकता हूँ। राजा ने उसकी पूरी बात ध्यान से सुनी, लेकिन उसकी देहाती वेशभूषण और हालात को देखकर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। उनके मन में सवाल उठा, जो ये सब कर सके? राजा ने उसी वक्त महल के एक नौकर जिसका नाम माधव था, उसे आदेश दिया, माधव, आज से तुम वैद्य जी के साथ रहोगे और जो भी काम तुम्हें वैद्य जी बताएंगे वो तुम करोगे। इसके बाद वैद्य ने माधव से कहा, माधव, अब तुम्हें और मुझे मिलकर राजकुमारी का इलाज करना है। आज से तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। मैं तुम्हें जो भी जड़ी बूटियां जंगल से लाने को कहूँ तुम उन्हें लेकर आओगे, उन्हें पीसना, उनकी दवा तैयार करना, ये सब तुम्हारा काम होगा और हम दोनों मिलकर राजकुमारी को स्वस्थ कर देंगे। इसके बाद वैद्य ने माधव को जड़ी बूटियां दी और उन्हें पीस कर लाने को कहा। माँ उन जड़ी बूटियों को पीस कर लाया तो वैद्य ने उनकी एक औषधि तैयार करके राजकुमारी के मुंह में डाल दी। वैद्य ने राजा से कहा, महाराज, आप थोड़ा धैर्य रखें, ये औषधियां धीरे धीरे अपना असर दिखाएंगी। राजा और रानी दोनों बहुत चिंतित थे, लेकिन इस समय उनके पास वैद्य पर विश्वास करने के अलावा कोई और चारा नहीं था। सभी की निगाहें वैद्य पर टिकी थी। कुछ देर बाद वैद्य ने एक बार फिर से राजकुमारी की टटोली और फिर मुस्कुराते हुए कहा, कुछ ही देर की बात है महाराज, राजकुमारी धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। राजा को अब भी पूरी तरह से विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन वैद्य के आत्मविश्वास को देखकर उनके मन में उम्मीद की एक किरण जाग रही थी। धीरे धीरे 2 महीने बीत गए। इस दौरान वैद्य ने माधव को कई बार जंगल से जड़ी बूटियां लाने को भेजा। माधव हर समय वैद्य की सहायता करने में लगा रहता। अब वैद्य और माधव के बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी थी और वे दोनों एक दूसरे को अपना सुख दुख भी बताते थे। इधर राजकुमारी की हालत भी अब धीरे धीरे सुधरने लगी थी। उसका जो चेहरा पहले पीला पड़ गया था, अब वो फिर से गुलाबी हो रहा था। राजा, जो अपनी बेटी की बिगड़ी हुई हालत से निराश हो चुके थे, अब उनके चेहरे पर संतोष के भाव आ रहे थे। पूरे राज्य में ये खबर फैल चुकी थी कि राजकुमारी अब ठीक हो रही है और ये चमत्कार उस देहाती से दिखने वाले वैद्य ने किया था। राजा जब भी राजकुमारी के कमरे में जाते तो वहां वैद्य और उनके नौकर को राजकुमारी की दवाइयां बनाते हुए देखते। आखिरकार एक दिन वैद्य ने राजा से कहा, महाराज, अब चिंता की कोई बात नहीं है, आपकी बेटी अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी है, लेकिन एक आखिरी बात आप ध्यान में रखें। वैद्य ने कहा,
मैं 1 महीने की दवा की पुड़िया बना रहा हूँ। इसे राजकुमारी को रोजाना देते रहना। इस दवा से राजकुमारी की बीमारियों से लड़ने की ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और फिर ये बीमारी लौटकर कभी नहीं आएगी। राजा और रानी दोनों की आंखों में आंसू छलक पड़े थे। उन्होंने बार बार वैद्य का धन्यवाद किया। राजा ने वैद्य को धन्यवाद देते हुए कहा, वैद्य जी, आपने मेरी बेटी को जीवन दान दिया है। आपका ये उपकार मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा और मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था। आप जो भी मुझसे मांगना चाहे वो मांग सकते हैं। मेरी तरफ से कोई कमी नहीं होगी। ये सुनकर वैद्य ने पहले तो गंभीरता से राजा की तरफ देखा, फिर धीरे से मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो राजा को संदेह में डाल रहा था। वैद्य ने बड़े शांत भाव से कहा, महाराज, मैं आपसे एक बार फिर गुजारिश करता हूँ कि आप अपनी बात पर सोच विचार कर ले, क्योंकि जो चीज मैं आपसे मांगने वाला हूँ वो आपको बहुत बड़ी लग सकती है, लेकिन आप अपने वादे पर कायम रहेंगे ना। राजा, जो अब तक उसे एक साधारण वैद्य मान रहा था, उसकी बातें सुनकर थोड़ा चौंक गया, लेकिन उसने पूरे विश्वास से कहा, वैद्य जी, तुम्हारी सेवा और समर्पण के सामने कोई भी मांग बड़ी नहीं हो सकती। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? वैद्य धीरे से मुस्कुराया और बोला, महाराज, मुझे राजकुमारी सितारा का हाथ चाहिए। ये सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। राजा की आंखें गुस्से से लाल हो गई। राजा कुछ पल तक चुप रहा, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्से की लहरें साफ दिख रही थी। फिर अचानक उसने अपनी गुस्से भरी आवाज में कहा, तुम होश में तो हो? तुम क्या कह रहे हो? अगर तुमने मेरी बेटी की जान ना बचाई होती तो मैं तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर देता। तुम मेरी बेटी का हाथ मांगने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? वैद्य ने राजा की गुस्से से भरी निगाहों की तरफ देखा, लेकिन वो शांत रहा और बोला, महाराज, मैंने आपकी बेटी को जीवन दान दिया है। आपने जो मुझसे वादा किया था, मैं उसी के हिसाब से आपसे मांग रहा हूं। अगर आप पीछे हटते हैं तो इसमें आपकी ही बेइज्जती है। राजा का धैर्य अब पूरी तरह समाप्त हो चुका था। वो गुस्से में कहने लगा, तुम्हारे पास सिर्फ आज रात का वक्त है। अपना सारा सामान यहाँ से समेट और इस राज्य से दफा हो जाओ। ये कहते हुए राजा गुस्से में पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। वैद्य अपने कमरे में आकर अपना सामान समेटने लगा और राज्य छोड़ने की तैयारी करने लगा। रात के समय जब वो महल से जाने लगा तो उससे पहले वो राजा के नौकर माधव के पास गया और कहने लगा, पिछले कुछ महीनों में हम दोनों ने एक साथ काम किया है और काम करते करते हम अच्छे दोस्त बन गए हैं। अब मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन एक बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। तुम ध्यान से सुनो। मैंने राजकुमारी का इलाज तो कर दिया है, लेकिन मुझे मालूम है कि राजा को कुछ दिनों बाद फिर से मेरी आवश्यकता पड़ेगी। उस समय जब राजा मुझे ढूंढेंगे तो किसी को मेरे बारे में कुछ मालूम नहीं होगा, और जब राजा मुझे ढूंढते ढूंढते थक जाएंगे और उन्हें कोई रास्ता न मिलेगा तो तुम राजा को मेरा पता बता देना कि मैं किस राज्य में किस गांव में रहता हूँ। इसके बाद वैद्य ने माधव को अपना पूरा पता बता दिया कि वो किस राज्य का रहने वाला है और कहाँ रहता है। फिर वैद्य ने माधव से ये भी कहा कि ये बात हम दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए। माधव ने भी वैद्य को ये वचन दिया कि वो इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगा, और जब भी राजा को फिर से वैद्य की आवश्यकता होगी तो उसका नाम और पता वो राजा को बता देगा। फिर रात के अंधेरे में वैद्य राज महल को छोड़कर कहीं दूर चला गया। राजकुमारी जो अब स्वस्थ हो चुकी थी, परंतु अब भी वैद्य द्वारा दी गई 1 महीने की दवा की पुड़िया उसे नियमित रूप से दी जा रही थी। परंतु ये क्या, 1 महीना पूरा होते होते राजकुमारी की तबीयत एक बार फिर से बिगड़ने लगी। उसके चेहरे का रंग उड़ने लगा और वो फिर से कमजोर होने लगी। ये देखकर राजा और रानी फिर से परेशान हो उठे। एक बार फिर से सभी वैद्य को बुलाया गया, लेकिन किसी के इलाज का कोई फायदा नहीं हुआ। तब राजा को एक बार फिर से उसी वैद्य की याद आई। राजा ने अपने कई आदमियों को उस वैद्य की खोज में भेजा, लेकिन किसी को भी उस वैद्य के बारे में नहीं मालूम था कि वो कौन था, कहां से आया था और कहां चला गया। तब राजा को परेशान देखकर राजा का नौकर माधव राजा के पास आया और कहने लगा, महाराज, मुझे उन वैद्य जी के राज्य और उनके गांव के बारे में पता है। यदि आप कहें तो मैं उन्हें लेकर आ सकता हूँ। राजा ने कहा, अगर ऐसी बात है तो तुम्हारा मुझ पर बड़ा उपकार होगा।
जल्दी से उन वैद्य जी को मेरे पास लेकर आओ। वैसे भी मैंने उनके साथ जो व्यवहार किया उसके लिए मैं पछता रहा हूँ। राजा ने अपने कुछ सैनिकों को माधव के साथ भेजा और माधव वैद्य जी को लेने के लिए चल पड़ा। 3-4 दिन के लंबे सफर के बाद जब वे लोग वैद्य के गांव में पहुंचे तो माधव ने सिपाहियों को बाहर रहने के लिए कहा और खुद वह जी के घर के अंदर गया। उसे देखकर वैद्य ने कहा, आओ माधव, मुझे मालूम था कि तुम मेरे पास जरूर आओगे, क्योंकि असल बात तो ये थी कि मैंने राजा को जो 1 महीने की औषधियों की पुड़िया दी थी, उनमें औषधियां नहीं बल्कि एक तरह का धीमा जहर था। इसके असर से राजकुमारी एक बार फिर से बीमार पड़ गई है और उस जहर की काट भी मेरे पास है, क्योंकि मुझे पहले से ही इस बात का संदेह था कि राजा अपनी बात से पलट जाएंगे और वह अपने वचन को पूरा नहीं करेंगे। इसीलिए मैंने औषधियों की जगह धीमे जहर की पुड़िया दी थी। परंतु अब तुम मेरे पास आ गए हो तो मुझे अपनी योजना के पूरे होने में कोई संदेह नहीं है और मेरी योजना अगर पूरी हो जाती है तो उसका पूरा फायदा तुम्हें भी मिलेगा। इसके बाद माधव वैद्य को लेकर राजमहल में वापस आ गया। राजा ने जब वैद्य को देखा तो भागता हुआ उसके पास आया और आंखों में आंसू लिए हुए कहने लगा, वैद्य जी, मेरी बेटी एक बार फिर से बीमार हो गई है और आप ही उसका इलाज कर सकते हैं। वैद्य ने कहा, महाराज, आपकी पुत्री का इलाज तो मैं कर सकता हूँ, परंतु आपके साथ मेरा पुराना अनुभव इतना कड़वा है कि मुझे कई बार सोचना पड़ेगा। राजा ने कहा, नहीं भाई, ऐसा मत कहो, तुम जो भी कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। तब वैद्य ने कहा, ठीक है, तो मेरी 3 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि मेरी जान को कोई खतरा नहीं रहेगा। दूसरी शर्त यह है कि राजकुमारी के ठीक हो जाने पर उसका विवाह मेरे साथ करना होगा और तीसरी शर्त यह है कि आपको एक ऐसी सभा बुलानी होगी जिसमें आपके दरबार के सभी मंत्री, दरबारी राज्य के सभी प्रमुख और प्रतिष्ठित लोग और राज्य की आम जनता भी होगी। उन सभी के सामने आपको मेरी पहले की दोनों शर्तों को पूरा करने का वचन देना होगा, तभी मैं राजकुमारी का इलाज शुरू करूंगा। राजा ने कहा, ठीक है, मुझे भी अपनी गलती का एहसास है और मैं तुम्हारी सभी शर्तों को मानने को तैयार हूँ। कुछ ही घंटों में राजमहल के बाहर के मैदान में एक बहुत बड़ी सभा बुलाई गई, जिसमें राजा और उसके मंत्रियों के अलावा शहर के सभी प्रजावासियों ये वचन दिया, मैं राजकुमारी का विवाहन वैद्य जी के साथ करने की प्रतिज्ञा करता और साथ ही राजमहल में वैद्य जी की जान को किसी तरह का कोई खतरा नहीं होगा। इसके बाद वैद्य ने तुरंत ही राजकुमारी का इलाज शुरू कर दिया। असल में राजकुमारी को कोई बीमारी नहीं हुई थी, बल्कि ये तो वैद्य द्वारा दिए गए उस धीमे जहर का असर था जिससे राजकुमारी बीमार पड़ गई थी। फिर धीरे धीरे वैद्य ने अपनी औषधियों के द्वारा उस जहर का असर खत्म कर दिया। राजकुमारी अब एक बार फिर से स्वस्थ हो चुकी थी। राजा वैद्य की इस योजना से बिल्कुल अनजान था और मन ही मन अब उसे इस बात का पछतावा भी था कि उसे पहले ही वैद्य की बात को मान लेना चाहिए था। कुछ दिनों के बाद जब राजकुमारी एक बार फिर से स्वस्थ हो गई तो राजा ने अपने वचन के अनुसार वैद्य का विवाह राजकुमारी से करवा दिया। अब वो वैद्य राजा का दामाद बन चुका था और अपने दामाद की सिफारिश पर राजा ने अपने नौकर माधव को एक मंत्री का पद दे दिया। इस तरह से उस चालाक वैद्य ने एक ऐसी योजना बनाई कि राजा को अपना वचन पूरा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ।